हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज करेंगे हम फिजिक्स के ग्रुप पीवाई क्विज, जिन्हें किसी कंसेप्ट और ट्रिक के साथ चलेंगे। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कहाँ अपने टाइम को सेव कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, आप या तो बायो के हो या केमिस्ट्री के हो, ये नहीं कि आप फिजिक्स के हो तो ही इन क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन आपको ईजी लगेंगे। अगर आप केमिस्ट्री और बायो से हो तो भी इन क्वेश्चंस को आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा पैटर्न कैसा है। और अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियोस या फिर जिनमें भी आपको कंसेप्ट और ट्रिक अच्छे से बताई जाती है, एक बार चीज़ों को पढ़ के आप उसे काफ़ी लंबे टाइम तक अपने दिमाग में सेव करके रख सकते हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखो, अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करने का, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया है वो आया है हमारा 10th क्लास से। ये हमारा एक बल्ब है जिसकी जो पावर दे रखी है, पावर हमें कितनी दे रखी है, 210 वोल्ट दे रखी है। उसके बाद इसने क्या पूछा है, इसे 5 मिनट के लिए, ये हीट इन कैलोरी विद इन 5 मिनट, टाइम जो दे रखा है ना हमें वो 5 मिनट दे रखा है। और उसके बाद इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है हीट जो निकालनी है। तो देखो, इसके लिए हमारे पास हीट का 10th क्लास से ही डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि हीट एनर्जी अगर हमें निकालनी है तो वो होती है हमारी P इंटू में T। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हमारी क्या होती है, एनर्जी जो होती है P इंटू टाइम होती है। वैसे हमारा जो हीट का फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। बट यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे, P इंटू टी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस और जो करंट का केस है वो नहीं दे रखा है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसे भी आप साथ के साथ करके चल सकते हैं। बट यहाँ पे हमें ये यूज करना। अभी देखो, जब किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो ना, सबसे पहले तो उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है वो सारी चीज़ें सबसे पहले आप नोट कर लिया करो, और साथ में उनके एसआई जो यूनिट्स है ना उन्हें चेंज कर लिया करो, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाता है। तो आप क्या करोगे, 5 इंटू में से सेकेंड में लेंगे, इंटू में 60 हो जाएगा, तो हमारा जो टाइम होगा वो कितने हो जाएगा, 300 सेकेंड। ठीक है, साथ के साथ आप इसे चेंज कर लोगे। चेंज करने के बाद जब आप फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, आपकी जो टाइम है वो 300 है और पावर है 210 है। दोनों को आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो हमारा कितना हो जाएगा, 63। ये किस में आया, अभी हमारा जूल में आया है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 4.2 जूल कितने होता है, 1 कैलोरी के इक्वल होता है। और जूल टू कैलोरी अगर हमें चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 4.2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अगर कैलोरी में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जूल से कैलोरी में जाना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अभी देखो यहाँ पे कैसे डिवाइड करेंगे, आप 4.2 को कैसे सॉल्व करोगे, इसे आप क्या करोगे, इनटू में इसके नीचे 1 और डिजिट के लिए 0, यहाँ से पॉइंट आपका रिमूव हो जाएगा। जो पॉइंट रिमूव हो जाएगा तो आप इसे 7 से कट कर सकते हो। ये कितने जाएगा, 7 से जाएगा 9 टाइम, ये 7 टाइम्स, नहीं सॉरी 6 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से आप 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 3 जा 3, 2 जा 2 से इसे 5 टाइम्स कैंसिल आउट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, 3 जीरोस हैं तो ये अब किस में वैल्यू आ गई, कैलोरी में। तो आंसर जो होगा आपका 15,000 कैलोरी। इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूले में आप जब अप्लाई करोगे तो आंसर आपका इजीली निकल जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, ये फोर्स दे रखा है, फोर्स की वैल्यू जो दे रखी है उसे आप लिख लोगे, कितनी फोर्स की वैल्यू दे रखी है हमें। फोर्स की जो वैल्यू दे रखी है हमें कितनी दे रखी है, 2I प्लस 3J प्लस में 6K, ये हमें फोर्स की वैल्यू दे रखी है। उसके बाद देखो न्यूटन में है, और उसका मास दे रखा है, मास हमें कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है। उसके बाद है टाइम, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड, ये स्टेटमेंट हमें दे रखी है। उसके बाद देखो देन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमें निकालना क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इतनी चीज़ें गिवन है। अभी देखो, जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनसे कनेक्ट करके चलोगे। आपने जो थर्ड चैप्टर जो भी चैप्टर है आपका उसमें फिजिक्स में लॉ ऑफ मोशन वाला, उसमें से तीन इक्वेशन तो लॉ ऑफ मोशन की है। एक आपका फॉर्मूला हो जाता है, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था, F इज इक्वल टू ma, ये दिया था मास इंटू में एक्सेलरेशन। फोर्स की जो वैल्यू होती है m इंटू में m इंटू में a होती है फोर्स की वैल्यू। अभी देखो यहाँ से आप कैसे कनेक्ट करोगे, चेंज इन वेलोसिटी जब हमें पूछा है, और चेंज इन वेलोसिटी देखो यहाँ से बिल्कुल बेसिक से कैसे चलोगे। आपकी जो स्पीड होती है ना, तो स्पीड आपकी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होती है।
उसके बाद जब आप निकालते हो, क्या निकालते हो, डिस्प्लेसमेंट निकालते हो या फिर आप क्या निकालते हो, वेलोसिटी निकालते हो, तो वो आपका क्या हो जाता है, ds/dt, टाइम के रिस्पेक्ट में आपका जो स्पीड में चेंज है। उसके बाद जब एसेलरेशन निकालते हो तो एसेलरेशन आपका क्या हो जाता है, dv/dt, आपस में इंटरलिंक है ये सारे। तो देखो एसेलरेशन, यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एसेलरेशन है वो dv से कनेक्ट है। dv से कनेक्ट मीन्स dv/dt ही हमारा एसेलरेशन होता है, और एसेलरेशन हमारा यहाँ पे a से कनेक्ट है और a हमारा f से कनेक्ट है, फोर्स हमें दे ही रखा है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी देखो जो फोर्स की वैल्यू है ना, हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखी है। अगर इसका मॉड निकालना है मीन्स इसकी मॉडुलस वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, इन सारी वैल्यूज का क्या कर देते हैं, स्क्वायर करके अंडर रूट के अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या निकल जाता है, मॉड निकल जाता है। तो सभी को ऐड करिए और इनका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, 4 प्लस में 9 प्लस में 36। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमें, इन्हें ऐड करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 49, और 49 का जो अंडर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 7। इतनी वैल्यू निकाल सकते हैं, इजी है। उसके बाद देखो f जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दो, इंटरलिंक आप कर ही चुके हो। तो जो फोर्स का फॉर्मूला है उसमें f आप किसकी वैल्यू निकल के आएगी, फोर्स की निकल के आई है। मास उन्होंने दे रखा है 5 है, इनटू में एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv/dt होता है, और dt की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। dt की वैल्यू दे रखी है पहले से ही कि चेंज इन टाइम है, टाइम टोटल कितना है, 10 है। यहाँ से 5 से 2 टाइम से कैंसिल कर सकते हो, और ये से ऊपर जाके जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकलेगी, 14 dv की वैल्यू निकलेगी, और ये किस पे होगी, मीटर पर सेकेंड में होगी। तो ये क्या निकल गई हमारी, चेंज इन वेलोसिटी निकल गई, और कितनी आएगी, 14 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से लेके चलना है, कैसे करना है। मेन जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले हैं वो आप साथ के साथ नोट कर लोगे। फॉर्मूला जो मेन है वो आपका क्या यूज हुआ है, F = ma, न्यूटन का सेकेंड ये लॉ है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट ऑप्शन इन फॉलोइंग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये भी हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से ही है, 9th क्लास से ही ये क्वेश्चन है। इसमें तीन फ्रैक्शंस लगते हैं हमारे। सबसे पहले होता है हमारा स्टैटिक, देन स्लाइडिंग और रोलिंग। कोई चीज़ अगर स्टैटिक फॉर्म में है तो उसमें फोर्स हमें ज़्यादा लगाना पड़ता है उसे चलाने के लिए, क्योंकि जो पार्टिकल के नीचे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको रोकने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। ऐसे करके अगर उसे हम रोल करते हैं तो उसमें फ्रिक्शन कम लगता है, और स्लाइड में भी हमारा फ्रिक्शन कम लगता है। तो कैसे याद रखेंगे कि जो हमारी स्टेट होती है, अगर वो फिक्स स्टेट में है तो हमारा जो फ्रिक्शन है वो सबसे ज़्यादा लगता है। वो चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा फोर्स से आगे बढ़ती है, क्योंकि उस पर नीचे की जो सरफेस है ना वो उसे कम आगे बढ़ने देती है, फ्रिक्शन उसमें ज़्यादा लगाती है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन जो होगा स्टैटिक होगा, उसके बाद स्लाइडिंग होता है, सबसे कम रोलिंग होता है। रोलिंग को आप कैसे याद रखोगे, देखो बाइक, स्कूटी, जो भी चीज़ आप चलाते हो, कार वगैरह, तो उसमें क्या होता है, व्हील्स होते हैं, व्हील्स में रोलिंग होता है, रोल करके ही वो जाते हैं। तो रोलिंग में जब आप सड़क पे चलाते हो ना, तो सड़क उस पर जो फ्रिक्शन लगाती है उसे रोकने की कोशिश करती है, वो इतना नहीं रोक पाती। तभी तो हम किसी भी बाइक को या स्कूटी को बहुत तेज चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके व्हील्स के अंदर फ्रिक्शन कम फील होता है, तो वो इतनी स्पीड से जा सकती है। तो ऐसे याद रखोगे कि रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे कम होता है, क्योंकि हम बाइक या स्कूटी, कार जिसको भी बहुत स्पीड में चला सकते हैं, उसी वजह से कि उसमें फ्रिक्शन कम लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो रेंज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी अपनी तरफ हर चीज़ को अट्रैक्ट करती है, वही ग्रेविटी का फोर्स होता है। और इस फोर्स की जो वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है, वो हमारे पास क्या होता है, Gm/r²। यही होता है हमारे पास कि जो फोर्स है, ग्रेविटी है, वो अपनी तरफ किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए बोले जो अर्थ होती है ना, वो चाहे पार्टिकल बहुत पास में हो तो भी अट्रैक्ट करेगी, बहुत दूर है चाहे फोर्स कम ज़्यादा लग रहा है बट लगेगा, ये नहीं है कि वो कभी जीरो होगा। उसकी जो वैल्यू है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगी। वही वैल्यू हमारी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट। मीन्स जो फोर्स है हमारा, आर की वैल्यू कितनी बढ़ाते चले जाएँ डिस्टेंस। देखो ये क्या होती है, जैसे हमारी अर्थ है और अर्थ के ऊपर कहीं भी कोई
कोई ऑब्जेक्ट है तो इनके बीच की डिस्टेंस r होती है, r का स्क्वायर कर देते हैं। अभी देखो इस वैल्यू को ना हम इनकी डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट को कितना भी दूर ले जाएं लेकिन कोई ना कोई फोर्स तो इस पर लगेगा। इसका मतलब ये है कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कितना भी पार्टिकल दूर होगा तो उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होगा। और देखो इसे मैथमेटिकल टर्म से भी हम देखें ना कि जितना भी वैल्यू दूर, एक चीज़ आप समझ सकते हैं जैसे 1/2, नीचे वैल्यू छोटी है तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.5। नीचे वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में बड़ी होती जा रही है तो वैल्यू क्या होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। इट्स मीन जब आपकी डिस्टेंस बढ़ रही है पार्टिकल की, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो टोटल वैल्यू कम होती चली जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यू को जब आप बढ़ा रहे हो, ऊपर से उसका स्क्वायर भी कर रहे हो, तो वैल्यू कैसे होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। तो कितनी भी दूर ले जाओ छोटी होती चली जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होगी, वैल्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगी। और जब आप बिल्कुल ही अर्थ के ऊपर उस ऑब्जेक्ट को ले आओगे, मीन्स डिस्टेंस को आप मान के चलो, वैसे तो टच में रहेगी, अगर जीरो भी मान रहे हो ना, मान लो आपने आर को जीरो भी मान लिया तब भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा। कैसे, देखो ये फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर आपकी फोर्स की वैल्यू 1 में, अगर आपने जीरो भी मान ली, वैसे जीरो होगी नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट सरफेस पे कहीं तो एग्जिस्ट करेगा। मान लो बिल्कुल इस पे कर रहे हो आप, जीरो भी मान रहे हो ना, कंसीडर भी कर रहे हो, तो 1/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। मैथमेटिकली अगर देखते हैं तो मीन्स अगर आप जीरो भी कंसीडर कर रहे हो तो भी इनफाइनाइट होगी, और अदरवाइज आप कितना भी दूर ले जा रहे हो तो भी वैल्यू कम होती जाएगी, बट जीरो नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी। इसलिए आप इसका जो आंसर हो जाता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट ए हाइट h above the earth surface the fractional change in the value of acceleration due to gravity is। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये आपका 12th से बनता है, 9th 10th से वाला नहीं बनता, क्योंकि ये एक डेरिवेशन है। डेरिवेशन जो होता है वो 12th में ही आता है, 10th में ही कवर नहीं होता। देखो इस 10th में ग्रेविटेशन वाला ना तो 11th से जाता है। तो ग्रेविटेशन वाला जो क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल जो आपका जो भी ये कंसेप्ट बनता है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी तरीके से इस कंसेप्ट को करके चलेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन हमारा बनता है। देखो इन्होंने बोला क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारी अर्थ है, अर्थ की इन्होंने बोला रेडियस हमें r लेनी है, ठीक है। तो r किसी भी साइड में आप लोगे तो रेडियस जो हो जाएगी वो r हो जाएगी। अब इसके ऊपर ना एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे होगा कहीं पे, और उसकी जो हाइट दे रखी है, इन्होंने दे रखी है कि वो h हाइट पे है, ठीक है। इतना स्टेटमेंट में इन्होंने दिया है कि ऑब्जेक्ट h हाइट पे है। अब इन्होंने फ्रैक्शनल पूछा है, इसने इन्होंने पूछा है कि जो हमारी वैल्यू होगी ना, एक तो यहाँ पे किसी हमारी g की वैल्यू होगी, किसी ग्रेविटी से हमारी अर्थ उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा होगा तो खींचेगी, और यहाँ पे रखा होगा तो भी खींचेगी। तो इसने बोला है जो यहाँ पे g होगी, और यहाँ पे हम g डैश मान सकते हैं, यहाँ पे अलग वैल्यू होगी, तो इसने बोला है कि g डैश और हमारी जो g है, इनका जो फ्रैक्शनल चेंज है वो परसेंटेज आपकी कितनी होगी g के रिस्पेक्ट में, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस वो g के रिस्पेक्ट में कितना होगा। तो ये आपको वैल्यू निकालनी है, डेल g की एक तरह से आप वैल्यू बोल सकते हो, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसे बिल्कुल बेसिक से करेंगे, एडवांस से भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। कैसे लेके चलेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सबसे पहले हमें पता है कि जो फोर्स लगता है, हमारा फोर्स कितना लगता है, हमारा G/m अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल R लेंगे क्योंकि हमारे पास रेडियस जो है या डिस्टेंस है वो कैपिटल में दे रखी है, तो कैपिटल R स्क्वायर ये हमारा फोर्स लगता है ड्यू टू ग्रेविटी। हमारा जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये इतना होता है, ये मास हमारा अर्थ का है, ये ऑब्जेक्ट का है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, और ये इनके बीच की दूरी है, ठीक है। अभी अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो वो जी की तरफ फील करेगा। वो जी कैसे फील करेगा, देखो हमें पता है F = हमारा क्या होता है, ma मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमने न्यूटन के सेकंड लॉ से पढ़ा है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक ना लेके हम क्या लेंगे, यहाँ पे जी लेंगे, क्योंकि हम ग्रेविटी के केस में बात करें तो एक्सेलरेशन को ही हम जी यूज कर सकते हैं, एक ही जगह पे हम जी यूज कर लेते हैं। अभी देखो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, दोनों को इक्वल कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, mg हमारा कितना हो जाएगा, G/m अपॉन में r स्क्वायर। अभी देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो m जो ऑब्जेक्ट का मास है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट का मास है, सेम है, तो कैंसिल आउट कर सकते हो। तो यहाँ से जो g की वैल्यू है वो कितनी निकल गई, G/m अपॉन में r स्क्वायर। या तो आप इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, या आपको पता हो कि ये g कहाँ से हमारी कैसे फाइंड आउट होती है। तो इसका मतलब जो g की वैल्यू है ना, g की वैल्यू तो आप निकाल चुके, क्या निकली है, G/m अपॉन में r स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, g चाहिए, अब g डैश चाहिए।
जी डैश कैसे निकालोगे? देखो जी डैश निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ डिस्टेंस का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है जी डैश के लिए वो कितनी है, r प्लस में h, इतनी ही है, क्योंकि r तो यहीं तक हो गई, ऊपर h भी है। तो टोटल सेंटर से अगर हम देखेंगे तो सेंटर से जो डिस्टेंस है दूसरे ऑब्जेक्ट की, जहाँ पे जी डैश निकाल रहे हैं हम, तो जी डैश के लिए r प्लस h है। तो यहाँ रेडियस का सिर्फ रेडियस और डिस्टेंस का डिफरेंस है, तो डिस्टेंस यहाँ पे r प्लस h पुट कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, जी एम अपॉन में ये r की जगह आप क्या पुट करोगे, r प्लस एच होल स्क्वायर। दोनों वैल्यूज निकल गई, g और g डैश की। अब इन वैल्यूज को आपको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। जी है, देखो अभी कैसे पुट करेंगे इसको ना, फॉर्मूले को थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए इसको क्या करोगे आप, थोड़ा सा यहीं पे मॉडिफाइड कर लोगे कि जी डैश अपॉन में जी कर सकते हो, यहाँ से आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिकल जब पढ़ते हैं ना तो यहाँ माइनस करके दूसरा भी हम जी अपॉन जी कर सकते हैं, इसे ऐसे सेपरेट कर सकते हैं। दो वैल्यूज ऊपर हैं तो उनके साइन के साथ हम पहले जी के अपॉन में से कर लेंगे, माइनस में जी के अपॉन में से कर लेंगे। इस तरह से हम कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में से इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जी डैश माइनस जी अपॉन में जी, ठीक है। तो इसे आप कैसे करोगे, इसे आपने जी को जी से कैंसिल आउट कर सकते हो। इसका मतलब क्या बन जाता है, जी डैश अपॉन में जी माइनस वन इज इक्वल टू डेल्टा जी, ये भी सेम ही वैल्यू है, ये कर सकते हो। अभी देखो हमने इसे क्यों किया है, जी डैश अपॉन जी निकालना ना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। इतना बड़ा हम जी माइनस ये सॉरी यहाँ जी डैश पहले आएगा ना, आपका वो रेज हो गया था तो गड़बड़ होगी, यहाँ जी डैश आएगा जी डैश माइनस जी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जी डैश माइनस जी था। अभी आप क्या करोगे यहाँ पे, अभी देखो इसे यहाँ पे भी पुट कर सकते थे हम फॉर्मूले में, बट ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, इसलिए हमने यहीं पे इसे सॉल्व कर लिया कि यहाँ अलग से जी की, क्योंकि देखो जी की जो वैल्यू है इतनी काफ़ी लंबी है ना, तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी पड़ती है। तो इससे जितना सिंपल हो सका उसे यहीं पे सिंपल हमने कर लिया, जिससे कि हमें बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज ना रखनी पड़े, छोटी छोटी वैल्यूज को यहीं पर हम कट कर सकें, ठीक है। इसलिए सिर्फ इसे सॉल्व करने के लिए, जैसे कि हमारा ईजिली निकल जाए, इसलिए इसे रखा है हमने। अभी देखो इसमें वैल्यूज को पुट कर दो, किस तरह से वैल्यूज को पुट करेंगे। जी डैश की वैल्यू हमारी कितनी है, ये वाली है, इसमें सिर्फ फॉर्मूले में पुट करनी है। जी डैश की वैल्यू हमारी कितनी है, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये अपॉन में जी की वैल्यू पुट कर देंगे। जी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जी एम अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में 1, ये वैल्यू है। डेल्टा जी तो हमें निकालना ही है। अभी देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, जी एम से जी एम कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इसके नीचे है, ये दोनों वैल्यूज जो होती हैं आपस में मल्टीप्लाई होती है, ये आपस में मल्टीप्लाई होती है, ऐसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल हम। तो ये जी एम यहाँ आएगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू हम कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इसे किस तरह से लिखेंगे, 1 अपॉन में आर प्लस एच होल स्क्वायर, इतना ही होगा, और आर स्क्वायर हमारा कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, आर स्क्वायर माइनस में 1, इतना हमारा चला हुआ है। अभी देखो यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ऊपर नीचे से, क्योंकि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जितना हम इजी कर सकते हैं उसे इतना इजी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर नीचे से जब हम आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 1 प्लस में एच अपॉन में आर बन जाएगा, जब आर स्क्वायर इसमें से पूरे स्क्वायर में से निकालेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास जो बचता है वो बचा है 1 प्लस एच अपॉन में आर। इससे भी हम क्या ले जा सकते हैं, नीचे पावर 2 है ना पॉजिटिव, तो ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस में 1, इतनी वैल्यू हमारी निकल के आ गई, 1 अपॉन में एच अपॉन में आर की पावर -2। यहाँ देखो एक एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन से इसे खोलेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर अगर n है तो इसे खोलते हैं 1 प्लस में एन एक्स प्लस में n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारी क्या होती है, एक एक्सपेंशन होती है। यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, प्लस की जगह माइनस दे रखा है, तो माइनस यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा
x की जगह है h/2 और पावर की जगह है -2। ठीक है, जब इस एक्सपेंशन को आप मैथमेटिकली एक्सपेंशन है, इसके सिर्फ 2 टर्म तक ही खोला, उसके बाद इसे खोलने की ज़्यादा नीड नहीं है हमें। 2 टर्म तक जब इसे खोलेंगे ना तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - h/r और मल्टीप्लाई में हमारा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और माइनस में 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारी वैल्यू क्या बचेगी -2h/r। ये हमारा फ्रैक्शनल जो वैल्यू निकाल के लानी थी वही है, तो ये हमारे केस में है ऑप्शन सी में। तो किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। एक्सपेंशन है लेकिन इतनी भी टफ हमारी एक्सपेंशन नहीं है, अगर इसे सॉल्व बिल्कुल बेसिक से करेंगे ना तो बहुत इजी ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक ब्लॉक है, ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg केप्ट ऑन ए टेबल टॉप, ए ब्लॉक है लेंथ 10 सेंटीमीटर, ब्रेड 20 सेंटीमीटर, हाइट 40 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, पहले तो इसकी जो वैल्यूज है वो लिख लेते हैं। मास दे रखा है हमारे पास 5 kg है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ उन्होंने दे रखी है 10 सेंटीमीटर है, और उसकी जो ब्रेथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और उसकी जो हाइट है वो दे रखी है 40 सेंटीमीटर। ओके, अब उसके बाद क्या बताना है, उसे बताना है कि प्रेशर कितना एग्जर्ट करेगा, ये कितना प्रेशर अप्लाई करेगा। ठीक है, सिंपल है। अभी सबसे पहले तो ना स्टेटमेंट में जो भी वैल्यूज दे रखी हैं उनके यूनिट्स को चेंज कर लो। 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो सेंटीमीटर से मीटर में वापस आएंगे तो डिवाइड करेंगे, तो इसे कैसे कन्वर्ट करोगे 0.1 मीटर में चेंज हो जाएगा, और ये किस में चेंज होगा 0.2 मीटर, क्योंकि इसके अपॉन में हम 100 कर रहे हैं, ये हो जाएगा 0.4 मीटर। ये वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। अब ये जो पावर होती है, पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर हमारी क्या होती है, ये होता है कितना फोर्स हम कितने एरिया पे लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन में एरिया। अब फोर्स न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें पता ही है, फोर्स हमारा क्या होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन, और यहाँ पे जी दे रखा है तो हम mg यूज करेंगे, mg अपॉन में एरिया। अब एरिया हमारा रेक्टेंगल टाइप से वो बॉक्स है, उन्होंने बोला है कि उसकी कुछ लेंथ है और कुछ ब्रेथ है, तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, एरिया जो निकलेगा वो होगा लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, ये हमारा एरिया होगा। जब एरिया की वैल्यू निकालेंगे तो L इंटू में B, ये हमारा फॉर्मूला जो है कंप्लीट, ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। अभी देखो कैसे निकालेंगे, पावर अगर हमें निकालनी है तो फोर्स के लिए m मास कितना दे रखा है 5 दे रखा है, इंटू में g कितना दे रखा है 9.8 दे रखा है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है लेंथ इंटू में ब्रेथ, लेंथ हमारी 0.1 है, ब्रेथ हमारी जो दे रखी है 0.2 है। पॉइंट्स को हटा लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा इंटू में 10, इसके लिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसके लिए भी 10, इसके लिए भी 10। ठीक है, अभी देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी 2 से इसे डिवाइड करोगे, 2 से ये कितने टाइम जाएगा, 2 से जाएगा 49 टाइम्स। ठीक है, अभी इसे मल्टीप्लाई कर दो 5 को 49 से, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी 2450। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हो जाएगा बी। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए लाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू ए प्रिज्म द एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, देखो हमारे पास कोई प्रिज्म है, अगर हमारे पास प्रिज्म है और इस पर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, कोई भी लाइट हमारी इंसिडेंट हो रही है तो वो होती है हमारी इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। ठीक है, फिर वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो थोड़ी बहुत उसकी जो वो होती है, थोड़ी सी वो क्या कर जाती है डाइवर्ज कर जाती है, उसके बाद फिर से वो अब बेंट हो जाती है थोड़ी सी और, क्योंकि एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है तो वो थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। अभी देखो इसमें अगर ये सीधी जाती तो कैसे जाती, ऐसे ही जाते, और यहाँ से भी इसे सीधे बनाते तो ऐसे बनाते। तो ये जो एंगल होता है ना वो होता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब ये होता है कितनी वो डेविएट हो गई है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। ऐसे समझ सकते हो इंसिडेंट जो लाइट थी ओरिजिनल पोजीशन उसकी जो थी उससे वो कितना डाइवर्ट हो गई है, कितना चेंज हो गई है। तो वो कब होगी, जब इमरजेंट लाइन से आप देखोगे, ये होती है आपकी इमरजेंट लाइन, ये निकल गई है जो लाइन, ये रिफ्रैक्टेड होती है। ठीक है, जो बीच में होगी तो ये रिफ्रैक्टेड होगी और वो होगी आपकी इमरजेंट।
तो देखो अभी हमें जो एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है टोटल स्टार्टिंग से निकालना है कि स्टार्टिंग से वो कितनी बेंट हुई है, वही एंगल ऑफ डेविएशन है। तो ये किस में हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म होता है आपका, जिसे इसे आप डिनोट कर सकते हो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। देखो ये लाइट जो आपका चैप्टर है 10th क्लास में उसी से है। इसमें क्या है कि कितनी पास कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा जो हमें क्लियर दिखेगा। हमारी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, ये हमें पता है कि रेटिना पे हमारी जो है वो किसी भी चीज़ की इमेज बनती है। अब रेटिना पे जो हमारी इमेज है ना, अगर 25 सेंटीमीटर तक हमारी कोई ऑब्जेक्ट सामने है तो वो तो क्लियर दिखेगा, अगर उससे पास में हम लाएंगे तो वो ब्लर सा दिखेगा, तो उसका जो पावर है ना फोकस करने की तो वो नहीं रहेगी हमारी आई लेंस की, तो इस तरह से उसकी इमेज नहीं बन पाएगी। वो कितनी दूरी तक ही देख सकता है, मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, उसके अंदर अगर आप जाओगे ना तो वो क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाता है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स मिरर हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर इफ द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर देन पोजीशन ऑफ इमेज। देखो कन्वेक्स का केस आपको दे रखा है और मिरर का केस दे रखा है। कन्वेक्स जो मिरर होगा ना, इसमें 2-3 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स में इधर साइड जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना वो पॉजिटिव ली जाती हैं, और इसमें इमेज जो बनती है ये नेगेटिव ली जाती है। लेफ्ट वाली जितनी भी चीज़ें होती है वो हमेशा हर केस में क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। और इसमें जो इमेज बनती है वो राइट साइड में बनती है, वो कैसी बनती है, पॉजिटिव बनती है हमेशा। ठीक है, इमेज इसमें राइट साइड में बनती है, वो पॉजिटिव बनती है। तो देखो ऑप्शन से आप देख सकते हो, जो नेगेटिव वाले आपके ऑप्शन है ना वो तो पहले ही कट हो जाते हैं कि कन्वेक्स के केस में कभी भी नेगेटिव इमेज नहीं बनती है, वो पॉजिटिव बनती है, राइट डायरेक्शन में बनती है। अभी देखो इसमें u जो है ऑब्जेक्ट की लेंथ दे रखी है 5 मीटर, तो हम क्या करेंगे, u की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में ही ली जाएगी, कितनी है 5 मीटर। और बाकी जो रेडियस और कर्वेचर और फोकस होगा वो हमारा राइट साइड में आएगा। यहाँ पे फोकस आपका जितना भी रहेगा तो ये आपकी किस में आएंगी, ये सारी वैल्यू पॉजिटिव में आएंगी। तो रेडियस और कर्वेचर की वैल्यू उन्होंने कितनी दे रखी है 3 मीटर। तो 3 मीटर और f हमारा क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो हमारा जो f हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3/2 मीटर। इतना क्लियर है। अब इसके बाद जो इसका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f अपॉन में 1/v प्लस में 1/u, ये होता है मिरर के केस में। और अगर लेंस का केस होता है तो 1/v माइनस 1/u हो जाता है, इसमें प्लस होता है मिरर का केस है। तो अब देखो सारी वैल्यूज को पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 1/f, 1/में। अब f की वैल्यू कितनी है 3/2, ठीक है। f की वैल्यू पुट कर दो 1/v, और u की वैल्यू कितनी है, माइनस लगाओगे क्योंकि माइनस की 5 है, तो 1/5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/5, ऐसे होगा। अब इसे आप लेफ्ट साइड ले जा सकते हो, इसे राइट अरेंज कर सकते हो। तो अरेंज करोगे तो कैसे हो जाएगा, 1/v की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 2/3 प्लस में 1/5, इतनी होगी। अभी इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, दोनों की मल्टीप्लाई 3 से 5 टाइम्स आएगा तो ये हो जाएगा 10, और 5 से 3 टाइम्स आएगा तो ये हो जाएगा 3। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 13/15, ठीक है। ये 1/v की वैल्यू है, ये 1/v की वैल्यू है, तो सिर्फ v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा हो जाएगी। तो 15/13, और 15/13 को जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.15 मीटर, कितनी हो जाएगी 1.15 मीटर। इट्स मीन इसका जो ऑप्शन होगा डी वो इसका आंसर होगा। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज एज ए रियर व्यू इन व्हीकल्स। जो व्हीकल्स होते हैं ना उसमें पीछे का व्यू देखने के लिए जो ड्राइवर है सेफ ड्राइविंग के लिए एक मिरर यूज करता है, वो मिरर हमारा कौन सा होता है। देखो इसमें ना एक हमारे पास ट्रिक होती है, उसमें सबसे पहले तो हमें ये है कि सेफ्टी के लिए उसे कौन सा करना है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें उसे छोटे से मिरर में दिख जाए, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास 2 लेंस होते हैं, 2 इसमें मिरर की बात है तो मिरर की बात करेंगे, कनकेव और एक होता है हमारा कन्वेक्स, ठीक है। 2 केस होते हैं। अब कन्वेक्स देखो यहाँ से ट्रिक से याद रखोगे, कैसे याद रखोगे ट्रिक से कि कनकेव की जो लेंथ है ना वो स्पेलिंग बड़ी है, तो इसमें जो इमेज बनती है किसी भी चीज़ की इमेज जब हम बनाएंगे तो वो लार्ज बनती है।
काफ़ी बड़ी इमेज बनती है। स्पेलिंग बड़ी है कनकेव की और ये इमेज भी लंबी देता है, बड़ी देता है किसी छोटी चीज़ की। कन्वेक्स की जो स्पेलिंग है वो छोटी है, ठीक है। तो इसकी जो इमेज का साइज होगा, ये जो इमेज बनाएगा वो कैसे होगी, डिमिनिश, छोटी सी इमेज बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिक से देख सकते हो आप, क्या ट्रिक यूज करेंगे कि कन्वेक्स की स्पेलिंग छोटी है तो ये बड़ी चीज़ों को छोटा करके दिखाता है, कनकेव की स्पेलिंग बड़ी है तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उनको बड़ा करके दिखाता है। अब ड्राइवर को क्या चाहिए कि पीछे का बहुत सारा एरिया वो छोटे से मिरर में देख सके, तो उसको कौन सा लेंस यूज करना होगा, आप समझ गए होंगे कि उसको कन्वेक्स लेंस ही यूज करना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है आपका कन्वेक्स मिरर, ठीक है। उसके बाद चलेंगे, ये आपका 10th क्लास से, ये लाइट वाले चैप्टर से। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, light enters from air to glass having a refractive index 1.5 and the speed of light in vacuum is 3.3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, the speed of light in glass। स्पीड ऑफ लाइट, देखो इसमें हमें क्या केस दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या होता है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारी जो लाइट है, एक मीडियम से अगर हमारी लाइट किसी में ट्रेवल कर रही है और वो दूसरे मीडियम में जाती है तो वो किस एंगल से डेविएट होती है, सॉरी एंगल से नहीं, कितना डेविएट होती है, कितना अपने पाथ को चेंज करती है विद रेस्पेक्ट में वैक्यूम की। वैक्यूम में जो स्पीड होगी एयर की, उसके कंपैरिजन में वो मीडियम में कितना स्पीड को चेंज कर रही है, तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि एक तो वो वैक्यूम में चलेगी तब उसकी स्पीड कितनी है, और एक वो मीडियम में चलेगी उसकी स्पीड कितनी है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही रेशियो मीन्स वो कितनी चेंज हो रही है, वही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरह से होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कैसे होगा, जो स्पीड होगी, स्पीड इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड इन मीडियम, इसे आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, म्यू वी वैक्यूम में स्पीड अपॉन में मीडियम में स्पीड। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्होंने दे ही रखा है 1.5 है इज इक्वल टू, और वैक्यूम में उन्होंने स्पीड भी दे दी, स्पीड कितनी दे रखी है 10 इंटू में 10 रेज टू पावर 8 अपॉन में, ये हमें निकालनी है कि मीडियम में कितनी स्पीड होगी। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो म्यू एम की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 3 इंटू में 10 रेज टू पावर 8 अपॉन में 1.5। अभी पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, अभी 3 से इसे कट कर दीजिए, 5 टाइम्स जाएगा, 5 से इसे कट करेंगे तो 2 टाइम्स ये जाएगा। लेट्स मीन इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 2 इंटू में 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो लेकिन ऑप्शन में दे नहीं रखा, आंसर की में भी नहीं है, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट ऑप्शन है वो इनमें से कोई भी नहीं है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है वो 2 इंटू 10 रेज टू पावर 8 आता है। तो ये आंसर की में भी इसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कोई भी टिक नहीं हुआ है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड देन, देखो उन्होंने क्या बोला है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज पासिंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, जब कोई इलेक्ट्रॉन है और वो मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है और वो मैग्नेटिक फील्ड से आप जाओगे, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा सर्कुलर मोशन में तो उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी ना, जब वो सर्कुलर मोशन में होगा तो वो चेंज होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, बट उसकी जो स्पीड है ना वो सेम बनी रहेगी। डायरेक्शन वो चेंज करेगा बट स्पीड चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना वो सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड अगर वेलोसिटी का सेम रहेगा, और हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, वो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। इधर देखो जो वेलोसिटी होती है वो कैसे कनेक्ट होती है काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी जब आपकी वेलोसिटी ही सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो एनर्जी भी क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी, क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन का, हर केस में मास इलेक्ट्रॉन का ही रहेगा, तो इसका मास चेंज नहीं होगा और वेलोसिटी भी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह से क्या बोल सकते हैं हम, एनर्जी भी उसकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, ना तो एनर्जी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा और ना ही वेलोसिटी पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो डी होगा, डी से हम जाएंगे। और ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो 12th में है आपका जो भी चैप्टर, उससे है।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन अलोंग वन डायरेक्शन ओनली देन द डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा वो nth सेकेंड पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। देखो बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, पहले 1 किलोमीटर डिस्टेंस कर रहा है, फिर 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, ठीक है, और वो लास्ट में हमारा 100 कर रहा है लास्ट में। तो nth मीन्स हमें पता नहीं है, अभी तो हमने 100 माना है अपनी तरफ से, वो n है कितना भी है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट में वो कितनी ट्रेवल कर रहा है। अब मान लो हमने बिल्कुल लास्ट में 100 मान लिया, उससे पहले हमने 99 मान लिया, तो हम क्या करेंगे 100 में से जब हम 99 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मीन्स उसने लास्ट जो मोमेंट है उसमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। यही हमें निकालना है कि nth पॉइंट पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। 100 तो हमने माना है, वो n है उसके लिए, मीन्स लास्ट जो है वो n है, और उस बीच उस दौरान उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो आप इसे कैसे निकालोगे, लास्ट में से उससे पहले वाला निकाल दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। इजी है। इसके लिए देखो या तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस nth पॉइंट पे निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपके पास u प्लस में a/2 2n-1। डायरेक्ट फॉर्मूला है nth पे निकालने के लिए, तो आप क्या यूज करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे। अगर इन केस आपके पास फॉर्मूला या तो आप भूल जाते हो या कुछ भी है, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलोगे। बेसिक आप कभी भी भूलोगे नहीं, बेसिक से आपको थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, मान लो आधे मिनट लग सकती है सॉल्व करने में, लेकिन आप उसे ईजिली सॉल्व करके आप 1 नंबर को जाने नहीं दोगे पेपर के अंदर। तो बेसिक का यही सबसे ज्यादा फायदा होता है कि आप फॉर्मूला बाई चांस भूल भी जाते हैं तो बेसिक से आपको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट उसमें आप 1 नंबर लेके आओगे स्टेट में, ठीक है, उस क्वेश्चन से। अभी देखो हमने ना 3 इक्वेशंस पढ़ी हैं, ये हमें पता है। इक्वेशन मोशन की जो 3 इक्वेशंस हैं वो हमारी क्या है, 9th के अंदर ही पढ़ी है। u प्लस में 80, दूसरी हमारी क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ AT²। बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं तो 9th से ही हम लेके चलेंगे। तो 9th की जो सेकंड इक्वेशन है यही डिस्टेंस की हमारे पास इक्वेशन हो जाती है, इसी से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमें याद होती है कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। ये जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस है, मीन्स जो बिल्कुल लास्ट वाली डिस्टेंस है ना वो डिस्टेंस है। बट उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि उसने इन दोनों के बीच में, मीन्स यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया। हमें टोटल सारी नहीं चाहिए, वो s की जो वैल्यू है ना वो 100 को देगा। 100 को अगर देगा मीन्स वो सारी डिस्टेंस को देगा, हमें सारी डिस्टेंस नहीं चाहिए। nth पॉइंट पे ये डिस्टेंस चाहिए कि उसने यहाँ से यहाँ तक nth लास्ट में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। हमें टोटल नहीं चाहिए, बट हम इसे यूज करके टोटल ये nth वाली कैसे निकालेंगे। देखो टोटल निकालने के लिए हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, n यूज कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। तो t की जगह हम क्या यूज करेंगे, n की वैल्यू यूज करेंगे। un जहाँ पे भी t है मीन्स टोटल के लिए n यूज करेंगे। un प्लस में हमारा कितना हो जाएगा, हाफ AN², मीन्स ये 100 वैल्यू आ रही है हमारे लास्ट वाली। अब इससे एक पहले वाली निकालेंगे, तो एक पहले वाली निकालेंगे तो Sn-1 हो जाएगा। n की जगह सिंपल हम क्या यूज कर देंगे, n की जगह n-1 यूज कर देंगे, इतना हो जाएगा। प्लस में जहाँ पे भी n है उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, n-1 यूज करेंगे। अभी देखो हमें क्या निकालना है, लास्ट वाली में से Sn में से उससे पहली वाली निकालनी है। तो जो हमें आंसर में पूछा है कि nth पॉइंट पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो हमें निकालना है। तो लास्ट में से उससे पहली वाली निकाल देंगे, बिल्कुल एंड वाली में से उससे पहली वाली निकाल देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा nth पे उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। अभी देखो फॉर्मूले से सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। कैसे वैल्यूज को पुट करोगे, Sn की वैल्यू कितनी है, un है, प्लस में हाफ AN², माइनस में आप क्या करोगे, सारी वैल्यू जो Sn-1 की हैं उन्हें पुट करेंगे, un-1 प्लस में हाफ AN-1 का होल स्क्वायर, यही वैल्यू है। अब इन्हें आराम से पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो un को आप क्या करोगे, यहाँ एज इट इज लिख लो, un प्लस में हाफ, प्लस में क्या हो जाएगा, हाफ AN², ये है। माइनस क्या करोगे, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो un हो जाएगा, माइनस का आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u, जब इसे सॉल्व करोगे फॉर्मूले के अंदर ले जाओगे माइनस को। उसके बाद देखो माइनस में ये माइनस का जो साइन है ये माइनस के साथ जाएगा। अभी इसे 1/2 a को एज इट इज लिख लेते हैं, और जो इसके अंदर n-1 का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे।
इतना हो गया, इतना इजीली कर सकते हैं। अभी देखो इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये यू एन हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया हाफ ए एन स्क्वायर हो गया, माइनस में यू एन हो गया, प्लस में आपका क्या हो गया यू हो गया। अभी देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे, ये n माइनस वन का होल स्क्वायर है ना, इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 1 माइनस n माइनस वन का होल स्क्वायर। इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, एन स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2n, जो आपका फॉर्मूला होता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी को आप कैसे खोलते हो, a माइनस बी का जब होल स्क्वायर खोलते हो तो कैसे खोलते हो, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, ऐसे खोलते हो। तो यहाँ पे a और b की जगह क्या है, n और 1 है, ठीक है। तो आप इस तरह से इस फॉर्मूले को इसके अंदर खोल दोगे, उसके बाद खोलने के बाद आपका क्या बनेगा 1/2 a इंटू में कितना बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2n, इतनी ही वैल्यू आएगी इसकी। अभी देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ से un से un हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखो इसे और आगे हम कैसे करेंगे, 1/2 a n स्क्वायर प्लस में u हमारा बच गया। उसके बाद देखो इसे 1/2 a n स्क्वायर, अब उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 1/2 a बन जाएगा। उसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट के साथ तो एक प्लस की वैल्यू के साथ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 1/2 a इंटू में n, यही वैल्यू आएगी। अभी देखो यहाँ पे हम 1/2 a n स्क्वायर को कहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 1/2 a n स्क्वायर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यूज बची उन्हें लिख लेते हैं। क्या बचा हमारे पास, u बचा और u के साथ 1/2 बचा, और इसमें से आप क्या करोगे 1/2 a कॉमन ले लोगे। जब 1/2 a कॉमन लोगे ना, 1/2 a यहाँ से भी कॉमन ले लो और 1/2 a यहाँ से भी कॉमन ले लो, तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे 2 भी था ना साथ में, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n माइनस 1, ये वैल्यू जाएगी आपकी बच। और यही आपका क्या है, जो फॉर्मूला डायरेक्ट आपने यूज किया था वो इस तरह से ड्राइव होके आया है, ठीक है। अगर भूल भी जाते तो हम ड्राइव करके आराम से अपने क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल वेरीज विद टाइम t हैज, देखो इन्होंने क्या पूछा है, एवरेज डिस्टेंस पूछी है। डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस इन्होंने दे दी 1.2 t स्क्वायर है, और टाइम भी इन्होंने दे दिया, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, ठीक है। 10 सेकेंड के अंदर इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अभी इन्होंने एवरेज पूछा है, एवरेज जो डिस्टेंस होती है, एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्यों, जो आपकी डिस्टेंस सॉरी वो आपकी जो स्पीड होती है ना, स्पीड की वैल्यू क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हैं। और एवरेज स्पीड अगर निकालनी हो तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, वही डिस्टेंस के लिए टोटल डिस्टेंस आ जाएगा और टाइम के लिए टोटल टाइम आ जाएगा। अभी देखो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एस हमारे पास 1.2 t स्क्वायर था और t की वैल्यू 10 दे रखी है, तो देखो 1.2 इंटू में 10, 10 इंटू में 10, 2 बार 10 आएगा आपका, 10 का स्क्वायर है, तो पॉइंट को हटाओगे तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचा 120। इट्स मीन आपके पास जो डिस्टेंस है ना, एवरेज जब आप एवरेज स्पीड निकाल रहे हो तो टोटल जो डिस्टेंस है, इसे डी से डिनोट कर सकते हो एस की जगह, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपकी कितनी है 120 निकल रही है, और जो टोटल टाइम है वो 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपका कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो स्पीड निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये द एम्पलीट्यूड ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड बिकम ट्वाइस इन द लाउडनेस इंक्रीज बाय, ये भी हमारा साउंड चैप्टर जो 9th में है उसी से है। साउंड जो होती है मैकेनिकल वेव होती है, और जो मैकेनिकल वेव होती है उसमें भी ये लॉन्गिट्यूडनल चलती है, और लॉन्गिट्यूडनल में हमारे पास जितनी भी ये वैल्यू होती है, ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही लाउडनेस ज़्यादा होती है। इसका एक रिलेशन हमारे पास होता है कि जो लाउडनेस होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की, ये इसमें फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने बोला है कि एम्पलीट्यूड को ना आप 2 कर दो, ट्वाइस कर दो, एम्पलीट्यूड को दोगुना अगर करोगे आप तो देखो फॉर्मूले में पुट कर दो इसे, ए की जगह 2a करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और एल प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर के। इट्स मीन अब आपकी जो लाउडनेस है वो 4 टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एल पहले 1 टाइम्स थी, अभी कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स हो जाएगी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे।
उसके बाद देखो 16 क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन विच द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ साउंड वेव इज ग्रेटर। साउंड वेव का फिर से 9 सही है आपका। साउंड से साउंड जो वेव होती है ना वो एक मैकेनिकल वेव होती है, उसे प्रोपेगेट होने के लिए, चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है, और मीडियम भी ऐसा होना चाहिए जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास में हो। जितने पार्टिकल्स पास में होंगे उतनी ही वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये वाइब्रेशन के थ्रू चलती है, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से वाइब्रेट करके हुए चलती है। तो पार्टिकल जितने ज़्यादा पास में होंगे उतनी ही इसकी क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। अब हमें पता है सॉलिड का केस होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास में होते हैं, तो इसमें इसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वाइब्रेशन से पार्टिकल आपके ज़्यादा होंगे। उसके बाद लिक्विड के पार्टिकल्स हमें पता है सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़े दूर होते हैं, तो दूर होते हैं तो इसकी स्पीड उसमें थोड़ी कम हो जाएगी, पार्टिकल्स कम हैं। उसके बाद जो हमारी एयर होती है, एयर के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसमें तो इसकी स्पीड और भी बहुत कम हो जाएगी। तो आपकी जो साउंड वेव होती है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा तेज चलती है, फिर लिक्विड में चलती है, फिर आपकी गैस में चलती है, और वैक्यूम में तो इसकी स्पीड ना के बराबर होती है, क्योंकि इसमें कोई मीडियम ही नहीं होता, और इसे प्रोपेगेट होने के लिए, चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं सॉलिड जो दिया रखा है उसमें, तो ये सॉलिड का केस सिर्फ एक ग्लास दे रखा है, ग्लास ही सॉलिड होगा, तो सॉलिड के केस में जो भी ऑप्शन में दे रखा है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद लिक्विड में, देन एयर में, वैक्यूम में तो ये चलेगी ही नहीं, इसकी प्रोपेगेशन स्पीड ही नहीं होगी। कई बार ना क्वेश्चन ये भी आ जाता है, दो सॉलिड दे देता है, उन सॉलिड्स में आपको बताना होता है कि इन दोनों सॉलिड्स में से किस में ज़्यादा होगी। तो आप कैसे जाओगे कि जिसके पार्टिकल ज़्यादा डेंस हैं, पास में हैं, उसमें स्पीड ज़्यादा होगी। जैसे आपका अगर ऑयल एलॉय आ गया और सिंपल मेटल आ गया, तो एलॉय में उसकी स्पीड के चांसेस जो है ना वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A porter lift a luggage of 15 kg from ground and puts in on his head 2 meter above the ground. The work done by porter on the luggage. देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई भी आपका कुली है जो भी है, वो एक मास है, जितना भी वजन है आपका, कितना वजन है, 15 किलोग्राम का वजन है, वो से एक हाइट तक उठाता है। कितनी हाइट है, 2 मीटर हाइट है, और उस पर जो ग्रेविटी का फोर्स होगा जो भी आपका होगा वो कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो दे रखा है। अभी कुली को ना जो ये वजन उठाना है 2 मीटर ऊपर तक उठाना है, तो इसके लिए उसे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए ना इसके ऊपर डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, वही इस पे वर्क डन होगा। ठीक है, तो mgh फॉर्मूला लगेगा। m हमारी वैल्यू हमें पता है, मास की वैल्यू कितनी है, 15 है, और g की वैल्यू इन्होंने 10 दे रखी है, h की वैल्यू 2 है। ठीक है, सारी यूनिट्स हमारी SI यूनिट्स ही दे रखी है, तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत हमें है नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300, और ये किस में आएगा, आपका न्यूटन मीटर में आएगा। इसकी जो आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 300 न्यूटन मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका 9th से ही है, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर से। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एंड मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल इफ द वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय 3 टाइम्स इन काइनेटिक एनर्जी विल बी। देखो इससे पहले बहुत ही आसानी से बेसिक से करेंगे, बेसिक से जब आपको समझ आ जाएगा तो इसे बिल्कुल एडवांस लेवल से करेंगे कि डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जा सकता है, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया तो। पहले बेसिक से ही करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता हो कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। हाफ mv² फॉर्मूला होता है, इन्होंने दे रखा है, मास m दे रखा है, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 मीटर पर सेकेंड। जब वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है तब काइनेटिक एनर्जी 25 है, मीन्स काइनेटिक एनर्जी 25 है। जब हमारी 1/2 की वैल्यू 1/2 होगी, मास की वैल्यू मास ही होगी, और वेलोसिटी की जगह कितना रख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से मास फाइंड आउट कर सकते हो। मास कैसे निकालोगे, क्योंकि सारी वैल्यूज आपको गिवन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 में 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये अपोन में इसके आ जाएगा, 5 × 5 25 होता है, 25 से 25 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 kg। ठीक है, मास की वैल्यू आप कितनी निकाल पा रहे हो, यहाँ से 2 kg। इतना सॉल्व हो गया। अभी इन्होंने बोला है, अभी तो ये केस तो उन्होंने दे रखा था, अभी इन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी है ना उसे 3 टाइम्स कर दीजिए। कितनी थी, 5 थी, अभी इसको 3 टाइम्स करने का मतलब है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स अब कितनी हो जाएगी हमारी, 15 हो जाएगी। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने बोला अब काइनेटिक एनर्जी निकालिए।
जब इसे हम 3 गुना कर देते हैं तब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, ये है। काइनेटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है, जब इसे 3 गुना करना है तो फॉर्मूला क्या है 1/2। मास की वैल्यू देखो हम निकाल चुके हैं, मास की वैल्यू कितनी है 2 है, तो m की जगह हम कितना यूज कर देंगे 2 यूज करेंगे, और v स्क्वायर की जगह हम कितना यूज करेंगे, अब की बार 15 यूज करेंगे, 15 का स्क्वायर, तो 15 इंटू में 15 यही होगा। 2 से हम 2 कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 225, किस में आ रखे जूल में है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी जूल में। ठीक है, ये तो है हमारा कैसे हम कंसेप्ट के साथ जाते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है हाफ mv² होती है, और इसका फॉर्मूला भी हमें पता है, फटाफट से फॉर्मूला लिख लेना है। उसके बाद इन्होंने बोला है जो v है ना, v को आप 3 टाइम्स कर दीजिए। देखो काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ mv² है, अभी इन्होंने बोला v को 3 टाइम्स कर दीजिए, 3v कर दीजिए। जब आप 3v करोगे तो इसे क्या करोगे, काइनेटिक एनर्जी हमारी जो भी है 1/2 में m, अब इसे ना 3v का होल स्क्वायर करना है। इन्होंने यही तो बोला है कि v को 3 टाइम्स कर दीजिए, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। देखो जब हमने दोनों चीज़ें इक्वल चल रही हैं और इधर हमने क्या किया, पहले हमारा क्या था सिंपल हाफ mv² था, अभी हमने क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट्स मीन आपने क्या कर दिया 9v² कर दिया, हाफ mv तो चल ही रहा है आपका, हाफ m तो चल ही रहा है। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, देखो ये काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² थी, अभी अपने काइनेटिक एनर्जी में क्या कर दिया 9 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला थ्राइस कर दीजिए, तो क्या आपको यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वेशंस इक्वल हो पाएंगी। तो इट्स मीन आपको 9 जब आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो 9 आपको यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो पाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी है 25, तो उन्होंने पहले ही दे रखी है, उसमें 9 मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 225 जूल। यही हमें आंसर देना है, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही रखेंगे, अभी नेक्स्ट जब मिलेंगे तो नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, नई ट्रिक के साथ मिलेंगे, और जितना कंसेप्ट हो सकेगा ना उसे इजी करके हम मिलेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।